Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book, Indian Constitution at Work. So, in our previous class, we discussed about some early PILs, and under that, we discussed the Sayonara Khatun versus Bihar case and Sunil Batra versus Delhi administration. Okay, so after that we have seen some positive sides of the PILs and judicial activism. So there are some negative sides of the PILs also. What are these? Negative sides to the large number of PILs and the idea of a proactive judiciary. It has overburdened the courts. Obviously, so many PILs, so many public interest litigations are there. तो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को इसने क्या कर दिया, ओवरबर्डन कर दिया है. ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट का जो वर्क है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, प्लस सेंटर और स्टेट के में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, टू स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, प्लस प्रेसिडेंट को एडवाइस करना. दिस इज ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो मेन वर्क है आपका सुप्रीम कोर्ट का वही है. बट PILs आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वगैरह जो है एक्टिवली वर्क कर रही है और बहुत सारे PILs जो है पेटिशंस फाइल होती है, PILs रजिस्टर्स होते हैं और इस वजह से ओवरबर्डन कर दिया. Next is judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and the legislature on the one hand and judiciary on the other. Judicial activism की वजह से क्या हो गया, एक executive और legislature कि executive का जो work है, for example executive का work, कोई भी एक work बताओ executive का. Yes. लॉ एग्जीक्यूट करवाना. यस, कोई भी लॉ है वो इम्प्लीमेंट करवाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव. बट ड्यू टू सो मेनी PILs, बहुत बार कोर्ट्स को क्या करना पड़ता है, कोर्ट्स को ये ऑर्डर देना पड़ता है कि एग्जीक्यूटिव को ये जो लॉ है ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, या फिर आप ऑर्डर्स देती है एग्जीक्यूटिव्स को कुछ काम करने के लिए. तो एक बहुत ही बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ब्लर सी लाइन है दोनों के बीच में, बहुत ही मिनिमम सा एक डिस्टेंस है जिससे कि वो एक जो एक डिवीजन है ऑर्गन का वो रह नहीं पा रहा. नेक्स्ट, लेजिस्लेचर का मेन वर्क क्या है? लॉज बनाने का. ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी है. बट अगेन ड्यू टू सो मेनी PILs बहुत सारे लॉज, बहुत सारे प्रोटेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लॉज बनते हैं, तो अब लॉज में कुछ ना कुछ सजेशंस या करेक्शंस करने के लिए जुडिशियरी पार्लियामेंट को बोल देती है. तो यहाँ पे जुडिशियरी और जो अदर टू ऑर्गन्स है इनके बीच में बहुत ही एक ब्लर सा जो है, आप बोल सकते हो कि एक ब्लर सी लाइन है, बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है. The court has been involved in resolving questions which belong to the executive. बहुत सारे ऐसे questions हैं, ठीक है. एग्जीक्यूटिव का जो मेन वर्क है, मेन टास्क है, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है कोर्ट क्या कर रही है, उन सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर रही है. सो जैसे कि रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, और ब्रिंगिंग about electoral reforms is not exactly the duty of judiciary. Obviously कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, ये मेन वर्क किसका है? एग्जीक्यूटिव का वर्क है ना, कि आप किसी भी एरिया, किसी भी रीजन की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टेरिटरी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रही है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ का एयर पोल्यूशन कम करें. बट एयर पोल्यूशन होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, वो PIL फाइल करते हैं. तो उसमें जुडिशरी को अपना क्या है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, रोल प्ले करना पड़ता है. तो एग्जैक्टली में ये वर्क जुडिशरी का नहीं है, बट ड्यू टू PIL जुडिशरी को भी क्या करना पड़ रहा है, एक्टिव रोल प्ले करना पड़ रहा है. और बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं कि सपोज एयर पोल्यूशन, दिल्ली का ही केस ले लेते हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तब जुडिशरी को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा कि
वो गवर्नमेंट को ऑर्डर्स देती है कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है, इसका लेवल डिक्रीज कीजिए, ठीक है। आपको जैसे कि अभी दिल्ली में एक बिल्डिंग बनी है जिसमें जो भी आपका एयर पोल्यूटेड एयर है वो उसको है ना क्लीन एयर कन्वर्ट करके वो स्प्रेड करेगी। एक ऐसी कोई बिल्डिंग बनी है, उसमें कोई तो मशीन वगैरह है, ठीक है। तो ये जो वर्क है एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है वो बहुत बार क्या कर रही है, जुडिशरी को पीआईएल की वजह से अपने रोल में इंक्लूड करना पड़ रहा है। So judicial activism has made the balance among the three organs of the government very delicate. मेन हमें ये बोला जाता है ना कि जो थ्री ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों को बैलेंस करके रखती है, ये तीनों में एक चेक रखती है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म के वजह से जो है ये जो बैलेंस है कभी भी मतलब इतना डेलिकेट है, इतना सेंसिटिव है कि कभी भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशरी एंड राइट्स, जुडिशरी एंड राइट्स। So the judiciary is entrusted with the task of protecting rights of individuals. Obviously जितने भी हमारे fundamental rights हैं, जो मेन वर्क है जुडिशरी का क्या है कि उन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे, स्पेशली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अंडर दैट जितने भी आपके राइट्स आते हैं उनको इंडिविजुअल्स के राइट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे। सो इसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। कौन कौन से? First, it can restore fundamental rights by issuing writs of habeas corpus, mandamus, prohibitions, quo warranto, etc. कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? It is mentioned under Article 32. और second, the High Courts also have the power to issue such writs. ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? Article 226. Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational. According to Article 13 of the Indian Constitution, Supreme Court के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का मन किया या वहाँ के जज का मन किया और उसने किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ऑब्वियसली अगर वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है कोई भी पर्टिकुलर लॉ, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है और उसके बाद बोल सकती है कि ये लॉ जो है नॉन ऑपरेशनल है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट it is the protector of fundamental rights plus interpreter of constitution. जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल, ये जो मेन वर्क है, ठीक है, ये जो आपके 2 पॉइंट्स है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो ये 2 मेन आपके सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग एरिया बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि 2 चीजों पे वर्क किया जाता है। ये इन 2 चीजों पे इनकी मेन पावर है सुप्रीम कोर्ट की। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट प्लस interpreter of constitutional. Interpreter of constitution it means judicial review. Interpreter of constitution क्यों बोला गया है? Suppose कोई भी लॉ बना, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर टू स्ट्राइक डाउन दैट पर्टिकुलर लॉ। क्यों? वो स्ट्राइक डाउन या अबॉलिश कैसे कर सकती है? वो देखती है कि जो भी लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या किया जाता है? फाइनल इंटरप्रेटर बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वो ही चेक करता है, देखता है, रूल बुक्स को देखता है, ठीक है। हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करने से पहले रिव्यूज देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का मतलब रिव्यू क्या है, ओपिनियन क्या है। तो सिमिलरली जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी यही करती है कि कोई भी लॉ अगर पास होता है तो उस लॉ को चेक करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर कुछ अगर नहीं है तो वो उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है, या फिर उनको लगता है कि इसमें कुछ चीजें जो है इंक्लूड करनी चाहिए तो वो सजेशंस वो नॉट सजेशंस वो पार्लियामेंट को ऑर्डर दे सकती है कि आप ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कीजिए। गॉट इट? समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मीन्स टू एक्सप्लेन, टू चेंज, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन या चेंजेस दोनों से ही मतलब है। वो इंटरप्रेट कर सकती है, कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती है, उसमें छेड़खानी कर सकती है सपोज, ठीक है।
तो ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इससे जुडिशरी क्या कर रही है, पूरा रिव्यू कर रही है, गो थ्रू कर रही है पूरे लॉ को, और उसके बाद जो भी करेक्शंस करने को बोल रही है या फिर उसको अबॉलिश कर रही है, तो इसका मतलब है वो इंटरप्रेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, सो नाउ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इन सम केसेस हाई कोर्ट्स to examine the constitutionality of any law if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. अब सुप्रीम कोर्ट और कुछ केसेस में हाई कोर्ट भी क्या करती है, कोई भी लॉ बनता है, आपको बता चुकी हूँ क्या करती है, वैसे कोई भी लॉ बनता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और उसके बाद वो एक कंक्लूजन में आती है कि इस लॉ को हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, अगर नहीं होता तो इसको अबॉलिश कर देती है, अगर होता है या फिर उनको लगता है कि अगर इसमें कुछ चीजें अगर इंक्लूड कर दी जाए तो ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो वो ऑर्डर दे देती है। ठीक है, सो द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड्स, किस किन किन ग्राउंड्स में जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है। एक तो इफ द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, कि अगर कोई लॉ बना दिया और वो किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं कर रही है, सपोज एक लॉ बना दिया कि जितने भी हिंदूज हैं वो चर्च नहीं जा सकते, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ, आपका इक्वालिटी जो है वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे। तो वो चेक करती है कि जो भी लॉ बना है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, अगर आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, इट मींस अबॉलिश कर सकती है। इफ द लॉ वायलेट्स फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, कि जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप डिवीजन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसमें पावर को क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना। अगर लॉ वायलेट करती है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन को, देन सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द रिव्यू पावर्स इफ अ लॉ इज inconsistent with the distribution of powers laid down by the constitution. फॉर एग्जाम्पल कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई लॉ बना दिया गया है, बट उस एग्रीकल्चर लॉ के अकॉर्डिंग उस कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, वो उनकी पावर को वायलेट कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश कर सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक इन दो ग्राउंड्स में अपनी रिव्यू पावर को यूज कर सकती है। एक तो इफ द लॉ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, और सेकेंडली इफ द लॉ वायलेट द फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर, जो फेडरल डिवीजन है, फेडरलिज्म समझते हो ना, जब सेंट्रल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट को या सब ऑर्डिनेट यूनिट्स को अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं या फेडरल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट is sharing its power with state government or local government, then it is known as federalism, federal system. Any doubt, any problem? So the writ powers and the review power of the court make judiciary very powerful. एक तो writ power है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है तो कोर्ट क्या इशू कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है, ये स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और रिव्यू पावर, कोई भी लॉ बन रहा है तो लॉ को क्या कर पा रही है, रिव्यू कर पा रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको अबॉलिश करने की पावर किसके पास होती है, जुडिशरी के पास होती है। सो पावर मींस दैट द जुडिशरी, अगर क्वेश्चन अराइज होता है नेम एनी टू पावर्स ऑफ द जुडिशरी और द कोर्ट दैट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल, तो कौन कौन सी है, रिट पावर और रिव्यू पावर। कौन कौन सी पावर्स है, writ power and review power of the court. Power means that the judiciary can interpret the constitution and the laws passed by the legislature. Power का मतलब क्या है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, जो भी लेजिस्लेशन में लॉस पास हुए हैं उसको इंटरप्रेट कर सकती है।
It means many people, अब यहाँ पे confusion arise होता है. Many people think that this feature enables the judiciary to protect the constitution effectively and also to protect the rights of the citizens. So बहुत सारे लोगों का मानना है कि judiciary हमारे constitution को effectively protect करती है, plus हमारे rights जो citizens के right है उसको भी protect करके रखती है. It means they consider judiciary as the guardian of the constitution. So the practice of entertaining PILs has further added to the powers of the judiciary in protecting the rights of citizens. Writ power थी judiciary के पास, plus review power हो गई. अब PIL का भी addition, जो public interest litigation है, उसका addition भी क्या करती है, judiciary को और powerful बनाती है और हमारे rights को क्या करती है, citizens के rights को क्या करती है, protect करके रखती है. Got it? So जुडिशरी एंड राइट्स, एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जुडिशरी एंड पार्लियामेंट का है. अच्छा, एक बॉक्स गिवन है आपके पेज नंबर 140 में. पलक एंड रानू, ओपन पेज नंबर 140. So did you know that the practice of public interest litigation is now becoming more and more acceptable in many other countries? While many courts across the world, particularly in South Asia and Africa, practice some form of judicial activism comparable to that of the Indian judiciary. The Constitution of South Africa has incorporated public interest litigation in its Bill of Rights. उन्होंने तो अपने बिल ऑफ राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इंक्लूड कर रखा है PIL को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को. Thus, in South Africa, it is a fundamental right of the citizen to bring before the constitutional court cases of violation of other person's right. ये आपका सपोज अगर हम साउथ अफ्रीका में है तो वहां पे जो लोग हैं उनके पास ये राइट है कि अगर पब्लिकली अगर किसी का लॉ वायलेट हो रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट के पास वो केस लेकर आओ कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन का या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है. तो इंडियन जुडिशरी से काफी लोगों ने, काफी कंट्रीज ने क्या है इन्फ्लुएंस होके बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, स्पेशली साउथ अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज में. गॉट इट? तो अगर बोला जाता है, एक कंपैरिजन पूछा जाता है कि इंडियन जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फंडामेंटल राइट्स और साउथ अफ्रीका के फंडामेंटल राइट्स में एक डिफरेंस बताओ. कि इंडिया में है ऐसी चीज बट वो साउथ अफ्रीका के फंडामेंटल राइट्स में, बट इंडिया के ओनली राइट्स में, या फिर इंडिया की पावर में तो PIL है. ठीक है कि PIL बिल ऑफ राइट्स में वो सिटीजन, साउथ अफ्रीका में उनका फंडामेंटल राइट है कि आप PIL फाइल कर सकते हो, या फिर ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोर्ट के पास जाओ और PIL क्या करो कि आप बताओ कि यहाँ पब्लिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, या किसी पर्सन का जो है लॉ वायलेट हुआ है. बट इंडिया में ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट यस हमारे पास ये पावर है कि हम जा सकते हैं. लीगल राइट है. यस. Any problem, any doubt? हाँ जी बताइए. नेक्स्ट टॉपिक करें. चलो फिर कल कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ओके, गो थ्रू दिस टॉपिक एंड आज नोटबुक निकालो, काम करवा दो. चलो, okay class, this is all about today, and if you face any problem do let me know. Bye bye, take care.